स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है आपके इस प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री ने कल दावा किया लोकसभा में कि इस बार भाजपा अपने दम पर 370 सीटें जीतेगी। देख लीजिए कितनी सीटें आई, तो 282 थी 2014 में, जो बढ़कर के 303 हो गई 219 में। 303 के ऊपर जाना, चले मान भी ले मुमकिन है, तब भी 370 पहुंचना। कितनी सीटें किन राज्यों से बढ़ेंगी, उनके पास तो पूरा गणित है। हमने भी आज इसी को लेकर अलग अलग राज्यों का गणित आपके सामने लगाया है कि क्या पॉसिबिलिटी इसकी है। और ये हमारा अनुमान कहीं से नहीं है, लेकिन क्या गुंजाइश दिखाई देती है ऐसी, उस पर हम लोगों ने बात की है। और हमारे विश्लेषकों को लगता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इसमें हमने सारे राज्यों की बात की, उन राज्यों की उत्तर के वो राज्य जहाँ पर बीजेपी को 100% सीटें मिली हुई हैं, जिसमें एमपी जैसा राज्य, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य हैं। इसमें हमने उन राज्यों की बात की जहां बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कितना बढ़ सकता है उसकी बात आपने देखी। मुझे पॉइंट आउट किया हमारे साथी ने, तो मैं फिर आपको एक चीज़ मैं भूल गया था, नॉर्थ ईस्ट की चर्चा हमने इसमें नहीं की थी क्योंकि मेरी टैली में वो लिखा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर के 26 सीटें, असम और प्लस बाकी सारी नॉर्थ ईस्ट की सीटें मिलाकर के 26 सीटें होती हैं, जिनमें से फिलहाल बीजेपी के पास अपने दम पर, अपने सिंबल पर 15 सीटें हैं। तो यहाँ बीजेपी का 5 सीटें बढ़ना तो मेरे ख्याल से कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। बिल्कुल। एक आसाम है, बड़ा राज्य नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें आती है। इस बार आसाम में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, मुझे लग रहा है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की 2 से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। बस मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा नॉर्थ के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड समीर जी मुझे नहीं लगता नहीं है वो, क्योंकि वहाँ प्ले दूसरे किस्म का चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर नुकसान मान के चले, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि आउटर और इनर मणिपुर दोनों में जो स्थितियां हैं वो लगभग ये स्थिति दिख रही है कि इसके बाद कोई जो वहां का संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन सीटों में कोई बीजेपी को नुकसान होगा ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वहाँ नुकसान नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीटें वहां बढ़ाने की स्थिति के अंदर। बस एक ही बात है कि बीजेपी के जो एलाइज हैं वहां वो छोटे छोटे दल बहुत सारे हैं। तो उन कई राज्यों में बीजेपी क्या उन्हीं के लिए 1-1, 2-2 ही सीटें हैं छोटे राज्यों में, हाँ, उन्हीं के लिए छोड़ देती है तो बात अलग है। अगर खुद लड़ती है ज्यादा सीटों पर तो ये पॉसिबल है, ये 4-5 सीटें बढ़ना। मुझे लगता है उसके लिए अच्छा भी है ना, सहयोगी के तौर पर, क्योंकि पूरा पूर्वोत्तर भले ही बड़ा छोटा सा इलाका है वो 7 सिस्टर्स का इलाका, लेकिन वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं। और भाजपा की सरकार ने इस बात का जिक्र किया जाना चाहिए, इतने ज्यादा जो उग्रवादी संगठन थे उनको मुख्य धारा में ले आए, इतने लोग अपने हथियार रख के सामने आ गए। मणिपुर की चर्चा होती है लेकिन शायद उसकी चर्चा ना के बराबर होती है। मुझे लगता है कि वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसलिए अगर सहयोगियों के तौर पर भाजपा को छोड़ना पड़ेगा तो देश के लिहाज से और विशेष करके पूर्वोत्तर की एकता और अखंडता के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतर है। तो देखिए, हमने जो अभी तक जितने राज्यों की चर्चा की है, सीटों की चर्चा की है, कुल 406 सीटें, और इनमें अपने दम पर बीजेपी 19 में 272 सीटें जीती थी, जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त की हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके विश्लेषण के हिसाब से 326 तक, यानी 325 तक बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सफर अभी भी लंबा है, लेकिन 370 तक पहुंचने के लिए राज्य बचे हैं सब दक्षिण के। कर्नाटक 28 सीट वाला, तेलंगाना 17 सीट, तमिलनाडु 39 सीट, आंध्र प्रदेश 25 सीट वाला राज्य, केरल की 20 सीटें हैं। और यहां से बीजेपी को चाहिए 44 सीटें। उसमें भी मैं अगर पहले कर्नाटक की बात कर देता हूं, 28 में से 25 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी। ये थोड़ा सा ऐसा है, मुझे लगता है यहाँ भी मैक्स आउट कर चुकी है, मैक्स आउट है। और ऐसे में क्या, जब हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, तो उसके बाद क्या बीजेपी अपना ये प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये थोड़ा सा डाउट। अब जेडीएस इधर आ गई, लेकिन वो उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि अभी अभी लोगों ने एक पार्टी को जो है मत दिया है, उनका झुकाव उस साइड दिखाई दिया है। तो क्या ये पूरा बदल जाएगा, एकदम बदलाव हो जाएगा? बदलता, मुझे कई जगह बदला है राहुल जी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। हम इसे इस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होता है, वो एक साइजेबल वोट है, लेकिन वो पूरा वो नहीं है कि वो सारी सीटें आपको जितवा देगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रदेश ऐसा है जहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, एक तरह का माहौल बना है, उस तरह से क्या एकदम पलट जाएगा वो माहौल, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 19 में पलटा था, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिल्कुल तीनों कांग्रेस के पास गई थी, बिल्कुल पलटा था, लेकिन समय हो गया था उस वक्त। आप ध्यान दीजिए कि विधानसभा चुनावों और बाकी सारी चीज़ों के बावजूद एक माहौल था देश में कि भाई जो ऐसा है कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, एकदम प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ज़्यादा वो लाइकिंग थी। अब मेरा ये कहना कि ऐसा नहीं कि वो लाइकिंग कोई ख़त्म हो गई है, ये ऐसा भी नहीं है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पर क्या अचानक
एक जगह जहां पर कोई दूसरा दल जीता है विधानसभा में, क्या वो एकदम पलट जाएगा, ये थोड़ा सा। तो 28 में जो 25-19 में आई बीजेपी को कर्नाटक में, आपको लगता है कि यही हो गया तो बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। चलें, ठीक है। हर्षवर्धन जी। नहीं, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा देखने की है कि पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी बीता, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी, और अभी लोकसभा चुनाव के बीच में बदला क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि जो लिंगायत मतदाता समूह था वो पूरी तरह से और इंटैक्ट हुआ है जब से येदियुरप्पा के बेटे BY विजयेंद्र को अध्यक्ष बनाया गया। जगदीश शेट्टार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक बना दिया, फिर भी वो लौटकर चले आए। और मंड्या जिले में एक गांव है केरागोडू, वहां पर 26 जनवरी को 108 फीट ऊंचा एक हनुमान ध्वज लगाया गया था। वहां जो पंचायत थी और 12 गांवों की पंचायत ने मिलकर वो तय किया था कि हम ये हनुमान ध्वजा लगाएंगे। कुछ कांग्रेस के नेता गए और उन्होंने विरोध किया। जो वहां का SDM या उस लेवल का अधिकारी था वो आया और उसने जबरदस्ती पुलिस के बल प्रयोग से वो ध्वजा उतरवा दी। सिद्धारमैया ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये ठीक हुआ, ये क्यों लगना चाहिए, सिर्फ तिरंगा लगना चाहिए। अब उस गांव के आसपास के पूरे लोग पिछले कुछ समय में, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो हनुमान ध्वजा अभियान चला दिया है, अब ये भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि JDS साथ में आ गया, तो एक गणित तो ये है कि क्या अब JDS के साथ जाने वाला मुस्लिम वोटर वो भाजपा के साथ आने पर आएगा, लेकिन इसका दूसरा वाला हिस्सा कम लोग देख रहे हैं। लिंगायत और वोक्कलिगा अगर दोनों मिल गए, कर्नाटक की राजनीति में चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। मुझे लगता है कि 28 में 25 भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सीटें बढ़ भी सकती हैं। देखिए, बढ़ने की, लेकिन सीटें नहीं है बढ़ने वाली। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि 28 3 सीटें, 25 सीटें अगर वो ले लेती हैं, तो आप ये सोचिए ना कि जहां जिस दक्षिण भारत में उसके पास और बहुत गुंजाइश नहीं है, एक राज्य में लगभग वो 90% सीटें जीत रही हैं। इसमें एक सीट और बढ़ रही है कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। हमने तो 26 दे रखी है, 25 में हमने प्लस बेंगलोर ग्रामीण जो है JDS के आने के बाद ये तय है कि अब वोकलिंगा और जब लिंगायत वोट बैंक मिलेगा तो यह तय है कि वहाँ से DK शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उनके भाई विजय वहाँ से अभी सांसद एक, मुझे लग रहा है उनके बाद जितना बहुत मुश्किल है। और बेंगलोर ग्रामीण की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में 26 सीटें जीतेगी, 2 सीटें वो JDS को दे सकती है, हासन और मांड्या, तो वहाँ पर सहयोगी दल जीत सकते हैं। कांग्रेस के लिए इस बार बेंगलोर के अंदर खाता खोलना बहुत मुश्किल है। जो बात राहुल जी ने कही, लेकिन सरकार अभी कांग्रेस की बनी है, कुछ तो झुकाव उधर भी होगा। समीर जी। हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कर्नाटक का जिस तरह की राजनीति है वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहाँ जिस हिसाब से मजबूत रहा है, और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, तो मुझे लग रहा है एक सीट उसके अंदर एक और एड ऑन होगी और 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस जीतती है तो मुझे लग रहा है या तो हासन और पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ भी हमारे पैनल में एक राय नहीं है, लेकिन फिर मेजॉरिटी में वो हमारे 2 मेहमान हैं जिनको लगता है कर्नाटक में बीजेपी ना सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है, बल्कि एक आध सीट और बेहतर भी जो है वो जीत सकती है। राहुल जी बंगाल की तरह उनको लगता है कि बीजेपी के लिए बेटर कर पाना 2019 से बहुत मुश्किल काम होने जा रहा है। लेकिन मानिए हमने अगर ये 25 की 26 भी अगर कर्नाटक में हो जाती है +1, जैसा कि समीर जी कह रहे थे, एक सीट एक्स्ट्रा आना बेंगलोर ग्रामीण एक पॉसिबिलिटी है, तो 26 सीटें बीजेपी 28 में से यहाँ जीत सकती है। अब बचे 4 राज्य, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का स्कोर है 0, और अभी से नहीं, 2014 से पहले से जो है 0 ही चल रहा है। तेलंगाना में माफ कीजिएगा, तेलंगाना में 4 है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो पहले तेलंगाना की हम बात कर लेते हैं, जहां हमने पहले चर्चा की थी कि रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है कि वो खम्मम की सीट वो इस बार लड़ें, और प्रधानमंत्री ने कल जिक्र करते हुए कहा कि इस बार लोग कांग्रेस के चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते हैं, हताश हो गए हैं, और अब तो यूपी छोड़ कर भागने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, और मुमकिन है कि वो राज्यसभा ही लड़ लें, ये भी चर्चाएं चल रही हैं तेलंगाना में। लेकिन कितना बेहतर और क्या मुमकिन है बेहतर? नहीं, मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें हम करें कि बेहतर या बदतर होगा, तो उसमें यही देखना चाहिए कि पीछे का क्या रहा और अभी क्या हुआ क्या है। 6 कुछ प्रतिशत से 13.88%, वो भी उस विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है। तो एक तो ये कि तेलंगाना का जो मूड है वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चला गया, यानी जो रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ था, जो केसीआर की तरफ जा रहा था, वो अब नेशनल सेंटिमेंट हावी हुआ। अब जब नेशनल सेंटिमेंट पर चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा, तो वहां नरेंद्र मोदी सामने होंगे। वहां के लोगों को यह साफ दिख रहा है कि दक्षिण भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे तो वो बेहतर होगा। वो लगातार मंत्री वहां के लोग रहे, और अभी 4 सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की थी, यानी है मतलब 2019 के चुनाव के लिहाज से, यानी जितने विधायक थे उससे 3 गुना सीटें वो लोकसभा में जीत कर आ जाती है।
अब मुझे लगता है कि 13.88% नेशनल सेंटिमेंट की तरफ तेलंगाना का झुकाव और नरेंद्र मोदी का चेहरा होना, 8 लोकसभा सीटें मुझे तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी की आती हुई दिखती है। तो तेलंगाना पे 4 मैं- की 8 आप कह रहे हैं? बिल्कुल। हमने 6 सोचा था, शायद ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। 4 की 6, आप 8 कह रहे हैं, मुमकिन है? मुझे लगता है कि तेलंगाना में बहुत ज़्यादा स्कोप है। 17 सीटें वहाँ पे टोटल हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के पास है। अगर हम विधानसभा के चुनाव भी देखें तो जिस तरह से अभी हर्षवर्धन बता रहे थे कि कितना उन्होंने वोट परसेंटेज बढ़ाया है, दूसरी तरफ वहाँ पे वैक्यूम है। बीआरएस जो है वो ढलती हुई पार्टी दिखाई देती है। बीआरएस के प्रति लोगों का रोष है, इसी कारण से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन यहाँ बीजेपी जो है अपने इनरोड्स बना सकती है। पहले ही हमने देखा है कि जो हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद का पूरा इलाका है, वहाँ पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा जोर है। उसके अलावा भी जो तेलंगाना के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे बीजेपी का बहुत अच्छा 6 से 8 सीटें मानते हैं आप? मुझे 4 लगता से है कि 8 सीटें तक बीजेपी जा सकती है। समीर जी? बिल्कुल, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 8 से 9 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन रहा था, उस संगठन जिस हिसाब से वहाँ पर सक्रिय है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहाँ 8 सीटें जीतने की स्थिति में है। लेकिन मैं आपकी बात पकड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने क्योंकि ये बात कही थी कर्नाटक के लिए, तो यहाँ तो अभी हाल में जीती है। वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत बड़ी पार्टी हो, जिसने पूरा का पूरा स्टेट जो है 2 बार कैप्चर किया हो, उसके बाद वो पार्टी को रिजेक्ट कर दिया गया हो। तो उससे वैक्यूम बनता है किसी जगह पे, जिसको ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ और पार्टियों को जगह दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 2 ही फोर्सेस बड़ी दिखती हैं। वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस बड़ी फोर्सेस के तौर पर सामने। देखिए, अगर ये आप लोग तीनों इसमें सहमत हैं कि बीजेपी 2 से 3 सीटें जो और जीत सकती है तेलंगाना के अंदर, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं 4 की 8 भी हो सकती है, तब भी 360 तक सारी गिनती पहुंचती दिखाई देती है। राज्य बचे मेरे पास 3, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इन तीनों सीटों राज्यों के अंदर स्कोर बीजेपी का है 0। मैं तमिलनाडु में एक पुडुचेरी की सीट और जोड़ दूं अगर, तो ये 40 वाला तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश की 25, तो ये हो जाता है 65, और केरल की 20, तो ये हो जाती है 85 सीटें। 85 लोकसभा सीटें, राज्य 3, स्कोर 0। क्या इन 3 राज्यों में से 10 सीटें बीजेपी निकाल सकती है? देखिए, है तो ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा दूर की कौड़ी दिखती है, लेकिन मुझे एक राज्य जो सबसे ज़्यादा आशावादी दिखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसके पीछे मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि लंबे समय के बाद साउथ इंडिया में ये पूरा हम ब्लॉक जिसको कहते हैं ना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो पूरा ब्लॉक है ये दिल्ली की तरफ मुंह करके देख रहा है। बहुत लंबे समय बाद ये हुआ है, यानी वो नेशनल ऑल्टरनेटिव की तलाश में है। और मैं ये मानता हूं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार बनी वो उसी नेशनल ऑल्टरनेटिव के एस्पिरेशन, इच्छा का एक प्रमाण है। अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें, जिस तरह से के अन्नामलाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वहां के लिहाज से जो दलित समीकरण को, जिस तरह से जो अधीनम के जो पुजारी यहां आए थे, और जिसको बार बार बताना जरूरी होता है कि वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, वो वहां पिछड़ी जाति से आते हैं जो अलग अलग अधीनम मठों में हैं, वहां पर कुछ राजनीति बदल रही है। कन्याकुमारी को लेकर हम कहते हैं चूंकि एक बार वो जीते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक राज्य है तमिलनाडु का, यहां भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीटों पर उम्मीद से हो सकती है। अब जीत सकती है या नहीं जीत सकती है ये थोड़ा कठिन है कहना। आंध्र प्रदेश में 4 से 5 कहाँ? तमिलनाडु में अगर वहां पर हम कहें तो उस तरफ वो देख सकती है। आंध्र प्रदेश में मैं ये पर्चा आउट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है, इसीलिए भाई हमारी अगर असेसमेंट हमारे साथ मेहमानों से मिल रही है तो अच्छी बात है ना, और आपका हमारा होमवर्क सेम है। +5 देखिए तमिलनाडु में लिखा है। क्या बात है, तब तो ये मतलब ये इसकी चर्चा नहीं हुई 3 लोगों से पहले। नहीं, इन्होंने पर्चा दिखाया नहीं था, उसे दिखा देते तो थोड़ा सहूलियत रहती है, लेकिन फिर भी पर्चा लीक मत कीजिएगा। बहुत कड़ा कानून आ रहा है संसद में जहां हम लोग उसके सामने खड़े हैं। आंध्र प्रदेश को मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को द्वंद्व से बाहर आना होगा। वो द्वंद्व ये है कि जगन मोहन वहां बड़ी ताकत है, इस बार भी वो बड़ी ताकत रहेंगे, लेकिन उनको अगर अपने आप को दुरुस्त करना है तो पवन कल्याण की जनसेना और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ उनको गठजोड़ बनाकर वहां जाना होगा। अगर गठजोड़ बनाकर जाएंगे तो कुछ हासिल करके लौटेंगे, नहीं बनाकर जाएंगे तो शायद उनके खाते में फिर से शून्य ही आती हुई दिख रही है। केरल में भी 1 सीट छोड़कर कहीं वो जीतते दिख रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। तो ओवरऑल अगर कहें तो यहां कुल मिलाकर 10 के आंकड़े पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत कड़ी मशक्कत है। 365 नरेंद्र मोदी को अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ेगी। 365 तो तब भी आपकी कैलकुलेशन भी पहुंच रही है। 5 आपको आंध्र प्रदेश और केरल में आते हुए बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। समीर जी?
तमिलनाडु से ही शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है तमिलनाडु के अंदर वहाँ की राजनीति हमेशा दो दलों के, क्षेत्रीय दलों के बीच में बटी रही बड़े स्तर पर, AIADMK और DMK के अंदर। अब जब वहाँ पर जयललिता नहीं है और AIADMK वहाँ पर थोड़ा कमजोर हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था AIADMK के साथ वो टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि वहाँ पर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जिस तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, संगठन स्तर पर काम हो रहा है, और पिछले 5 साल से लगातार वहाँ पे RSS बहुत जमीनी स्तर पर एक्टिव है। बहुत ज़्यादा संगठन मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने की स्थिति में पहुंचने वाली है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ 3 से 4 सीटें इस बार तमिलनाडु में जीत सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी आपका भी ग्राफ लगभग 365 टच कर रहा है। 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने बाकी 5-6 सीटें केरल या आंध्र प्रदेश में से आ सकती हैं। तो आंध्र प्रदेश में बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर 2019 का चुनाव परिणाम देखोगे तो सिर्फ 1.5 से 2% का वोट बैंक था, वहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन केरल, मुझे ऐसा लगता है कि केरल में शायद भारतीय जनता पार्टी का इस बार खाता खुल सकता है 1 सीट के साथ। तो मुझे लग रहा है कि अगर तीनों राज्यों की अगर बात करें, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की और केरल की, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें इन 3 राज्यों से मिल सकती है। मतलब 65 से 70 के बीच आप 365 से 370 बीजेपी पहुंच सकती है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं 2 राज्यों की बात आपको करूंगा, तमिलनाडु और केरला। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी ने काफ़ी ताकत लगाई है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ, अभी हर्षवर्धन जी के अन्नामलाई की बात कर रहे थे, उन्होंने एन मन एन मक्कल करके एक पूरी यात्रा की थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस उनको, पदयात्रा की थी, उसकी बहुत अच्छा रिस्पांस जो है उनको मिला था। यही नहीं है, देखिए पिछले कुछ समय में जो है बीजेपी ने 10 वहाँ पे ज़िले जो हैं वहाँ पे अपने ऑफिसेज पूरी तरह से सेट किए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने कार्यालय खोले हैं। 7 ऐसी सीटें हैं जो कि रामनाथपुरम और कन्याकुमारी के आसपास, जिस पे बीजेपी ज़ोरदार चुनाव लड़ने वाली है। वहाँ पर अगर आप समीकरण भी देखेंगे, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हिंदुओं की पॉपुलेशन, हमने पहले भी चर्चा की थी, 30-35% वोट मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। और शिवगंगा जैसे सीट है, अगर सीटों की बात भी कर लेंगे, शिवगंगा की एक सीट वहाँ पे है, मदुरई की सीट वहाँ पे है, उसके बाद धेनी करके एक सीट वहाँ पर है। इन सारी, इसमें पूरी विरुद्धनगर की सीट है। तो इन सारी सीटों पे एक ज़बरदस्त चुनाव जो है बीजेपी लड़ने जा रही है और इसी की तैयारी बीजेपी कर रही है। वो 7-8 सीटें ऐसी हैं जिस पर से बीजेपी ज़ोरदार चुनाव लड़ेगी, और इसमें से ऐसी लगभग 4-5 सीटें ऐसी हैं जिस पे बीजेपी का पूरा कहा जा सकता है कि चांस है कि वो वहाँ पे जीत जाए। अब हम केरला की बात करेंगे। केरला में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चेंज होती हुई दिखाई देगी आपको। वहाँ पर जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो कि पहले UDF के साथ थी, वो कहीं ना कहीं छिटक रही है। उसमें से मुस्लिम पॉपुलेशन फिर भी इंटैक्ट है उसके साथ, लेकिन क्रिश्चियन पॉपुलेशन, जिस तरह से क्रिश्चियन संगठनों ने बीजेपी का साथ वहाँ पे थामा है, जिस तरह से हाथ थामा है, ये एक देखने वाली बात है। और वहाँ पर जिस तरह से जैसे गोपी जो हैं, जिनको बीजेपी ने एक सीट पर चुनाव लड़ाएंगे, जिसको वो एक्टर भी हैं, और त्रिचूर सीट, हाँ त्रिचूर सीट से, उसके अलावा जो है जो अनिल एंटनी हैं, एक एंटनी के बेटे, वो चुनाव लड़ेंगे। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि केरला में भी 7-8 सीटें जो ऐसी हैं जिस पे बीजेपी ऐसा चुनाव लड़ने जा रही है। और उसमें बड़े बड़े चेहरे, आपको केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े चेहरे जो हैं, केंद्र के जो नेता हैं, वो आपको देखेंगे कि वहाँ पे आंध्रा में लेकिन गुंजाइश आपको भी नहीं? मुझे नहीं लगता अभी आंध्रा में कोई खास गुंजाइश। तो देखिए, आपके हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ 300, अगर ये 3 राज्य 10 कंट्रीब्यूट कर देते हैं सीटें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तो बीजेपी 370 छू रही है। और आपको लगता है कि ये तमिलनाडु और केरल से मुमकिन है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी है, आपने भी कहा। लेकिन आपको लगता है इसमें 4-5 सीटें बीजेपी हो सकता है पीछे रह जाए? 365 तक तो 360 से 365 पहुंचना बहुत मुमकिन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री के गणित के आसपास हमारा विश्लेषण पहुंचता हुआ दिखाई दिया। लास्ट में जाते हुए समय खत्म हो गया। हमारे निशांत एक व्यूअर है, उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो एक उसका छोटा सा जवाब जाते जाते आप लोग जरूर दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी बार बार साउथ जा रहे हैं, मोदी जी बार बार साउथ जा रहे हैं, तो इसका कितना असर होगा, और क्या राम मंदिर का इफेक्ट साउथ में नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता है निश्चित तौर पर होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब कहीं कोई लक्ष्य रखते हैं ना, तो उस पर लगातार बार बार, जिसको हम कहते हैं ना कि हथौड़ा जो आखिरी पड़ता है टूटता उसी से है, लेकिन उसके पहले के कितने हथौड़े हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लगातार सांगठनिक और जो दूसरी यात्राएं हैं, जिस तरह के विकास के काम हैं, जिस तरह से जो पंचवटी से जो अनुष्ठान शुरू हुआ था 11 दिन का, वो वहां के राम मंदिरों में गया, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब वो कितना तेज हथौड़ा है, कितनी सीटों में परिवर्तित होगा, ये अनुमान लगा पाना मेरे लिए तो अभी कम से कम कठिन है।